नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और इसी बीच देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की दस्तक को लेकर चिंताएं जारी हैं। इसी बीच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली यानी एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक बार फिर सावधानियों पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर लोग कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हैं तो तीसरी लहर के आने में देरी हो सकती है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगले महीने से टीकाकरण में रफ्तार आने की बात भी कही है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है, वायरस के प्रसार की जांच के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार और निगरानी की 2 तरीके हैं। उन्होंने कहा, तीसरी लहर के समय को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। अभी हम इसे निकट भविष्य में मामलों की बढ़त के रूप में देखेंगे। हालांकि जरूरी है कि हम कैसे बर्ताव करते हैं। अगर लोग कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग टीकाकरण करा लेंगे तो तीसरी लहर में देरी हो सकती है और दूसरी के साथ तीसरी लहर की तुलना इसका असर भी कम हो सकता है। टीकाकरण को लेकर उन्होंने कहा, माना जाता है कि वैक्सीन मौतें, अस्पताल में भर्ती होने और गंभीर बीमारी को रोकने के लिए है। अगर आपको टीका लगा है तो आपको एक हद तक सुरक्षा मिलेगी। ऐसा अमेरिका और ब्रिटेन में भी देखा गया है। इसके बावजूद हमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहना होगा क्योंकि म्यूटेशन होते रहेंगे। ब्रिटेन में सब कुछ खुल जाने के चलते जो हो रहा है उस पर कई जानकारों ने चिंता जाहिर की है। सरकार का लक्ष्य साल के अंत तक देश के सभी वयस्क आबादी को वैक्सीन देने का है। गुलेरिया ने कहा कि साल के अंत तक देश को अपनी 60% आबादी को टीका लगाए जाने में सक्षम होना चाहिए। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, जल्द ही वैक्सीन की और डोज आने की संभावना है और रफ्तार अगले महीने से बढ़ जाएगी। हाल ही में आए आंकड़ों से पता चला है कि अब तक देश में करीब 6% भारतीय आबादी डोज प्राप्त कर चुके हैं। बच्चों के वैक्सीन को लेकर गुलेरिया ने कहा, सितंबर तक वैक्सीन आ सकती है। ये कहना मुश्किल है कि थर्ड वेव कब आएगा, लेकिन ये बात सही है कि थर्ड वेव का आना जो है और वो कितनी गंभीर होगी वो हम सब लोगों पे निर्भर है। क्योंकि अगर हम क्राउड्स ना बनने दें, सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स ना बनने दें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरी तरह से निभाएं, जब भी बाहर जाएं मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ धोएं, तो हम थर्ड वेव को डिले कर सकते हैं और थर्ड वेव में इतने ज्यादा केसेस नहीं होंगे। इसके साथ साथ अगर हम वैक्सीनेट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए और अपने आप को वैक्सीनेट करें तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी कम्युनिटी में और उससे भी केसेस की सिवियरिटी नहीं होगी और केसेस के नंबर्स भी कम होंगे। इसलिए जैसे हम यूके में देख रहे हैं कि जैसे जैसे उनमें की वैक्सीनेशन हुई है तो ऑल्दो उनके केसेस बढ़े हैं, उनके हॉस्पिटल एडमिशंस नहीं बढ़ी, उनकी डेथ रेट्स नहीं बढ़ी हैं। तो अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं और अगर हम वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों की करें तो हमारे जो वेव है वो भी कम होगी और वो भी इतनी जल्दी नहीं आएगी। तो इसी चर्चा पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर.एन. टंडन जी, डॉक्टर हैं और पूर्व सेक्रेटरी हैं आईएमए के। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर टंडन जी। जिस तरीके से अभी आपने सुना कि रणदीप गुलेरिया साहब ने ये बात कही है कि अगर हम लोग सावधानियां बरतेंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो हम तीसरी वेव से बच सकते हैं काफी हद तक, क्योंकि दूसरी वेव में जो मामले सामने आए थे जितनी बड़ी संख्या में, वो मामले भी नहीं आएंगे। लेकिन लोगों की लापरवाही दिखने लगी है अभी से। देखिए, ये जो अभी डॉक्टर गुलेरिया के स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल एकदम सही हैं और वो सब चीज़ें जो उन्होंने कही वो सब साइंटिफिकली बेस्ड हैं और पूरे विश्व में इस तरीके की जो है रिपोर्ट सामने आ रही है। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात लें, चाहे यूके की लें, चाहे इजराइल की लें, चाहे ब्राज़ील की लें, चाहे किसी भी देश के लिए, इवन इंडोनेशिया की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ले तो उससे समझ में नहीं। परंतु यूएस और यूके में जितनी भी स्टडीज हुई और जिसके हिसाब से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूएस में तो उन्होंने कहा है कि जितनी उनकी डेथ्स हुई हैं उसमें 99.2% लोग बिना वैक्सीन के थे, यानी कि वैक्सीन लगी है जिनको वो सब सेफ। तो एकदम ठीक बात है कि अगर हम वैक्सीनेटेड रहेंगे तो हमें परेशानियां भी कम होंगी और हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होगा और मृत्यु दर भी कम।
अब इंडोनेशिया में जो प्रॉब्लम आई, जो उनके यहाँ 50,000 से ऊपर केसेस से रिपोर्ट होना शुरू हो गए, वहाँ की प्रॉब्लम है। वहाँ पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उतना वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, तो वहाँ पे हर तरीके की परेशानियां देखी। जबकि इजराइल में बहुत हद तक वैक्सीनेशन हो चुका था, उन्होंने अपने लॉकडाउन्स भी खत्म किए थे, मास्क पे भी लोगों को छूट दे दी थी। परंतु जब दोबारा से उनके यहाँ केसेस बढ़ना शुरू हुए डेल्टा के, तो उन्हें फिर से लोगों को जो है सचेत किया कि नहीं, मास्क लगाना है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हैं, मृत्यु नहीं हो रही है, पर बीमारी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे किसी भी वजह से, तो चांसेस ये होते हैं कि वायरस उतना म्यूटेट करना। तो वही चीज यूके में नंबर ऑफ केसेस बढ़ना शुरू हुए, लॉकडाउन खत्म हुआ है उनके यहाँ, परंतु उनके यहाँ वैक्सीनेशन का जो दौर था वो बहुत अच्छा चला। काफी हद तक 60% के आसपास लोगों को वैक्सीनें लग चुकी हैं। तो वहां पर सीवियरिटी नहीं आ रही। जो थर्ड वेव शुरू के जनवरी फरवरी मार्च में जहाँ जो हालत थी वहां की, कि आईसीयू में बेड्स नहीं है, इधर उधर सबको शिफ्ट कर रहे हैं, हर तरीके की परेशानियां थी वहां पे। पर उसके बाद से जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम रैंप अप किया गया है, अब इस समय नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए, जो कि जनवरी से अब तक पहली बार इतने बढ़ेंगे, 50,000 से ऊपर हो गए। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 लाख केसेस होना शुरू हो जाएंगे। परंतु सीवियरिटी नहीं है, मोर्टेलिटी नहीं बढ़ रही। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन का असर है। वही बात हिंदुस्तान में है। अगर हमारे लोग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते रहे और वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा, तो हम थर्ड वेव के असर को कम कर सकते हैं। जो थर्ड वेव अगस्त सितंबर में प्रेडिक्टेड है, वो हो सकता है डिले हो। लेकिन समस्या तो ये है, लोगों का बिहेवियर चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, समस्या तो ये है कि अगर भारत का जिक्र करें डॉक्टर आर एन टंडन जी, तो भारत में तो वैक्सीनेशन की स्थिति जो है उसकी रफ्तार ही नहीं पकड़ पा रही है। लगातार वैक्सीनेशन पर भी राजनीतिक जो दल हैं वो अपनी सियासी रोटियां सेकने लगते हैं और ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आखिर वैक्सीनेशन को गति कैसे दी जाए। अभी जो हाल ही में जो आंकड़ा आया है, अभी महज 6% बताया जा रहा है कि केवल वैक्सीनेट हो पाए हैं लोग। देखिए, हमारे देश की परेशानी एक खास किस्म की है और अलग है। दुनिया की सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है हमारा हर स्टेट जो है दुनिया के बहुत सारे देशों से बड़ा है। तो जब हमारे देश की पॉपुलेशन का जो नंबर है वो करीबन 137 से 140 करोड़ है, पर हमारा वैक्सीनेशन प्रोडक्शन सिर्फ 2 वैक्सीन के ऊपर हम डिपेंडेंट है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। उनका प्रोडक्शन जितना है उसके हिसाब से चल रहा था, पर उनकी भी सप्लाई इस समय कम होती चली जा रही है। जो हमने 45 लाख और 50 लाख का एक लेकर चल रहे थे कि इतना हम रोज का लगाएंगे तो हमारा वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक, परंतु वो आप देखो 50,000 का आंकड़ा हम छू ही नहीं पाते। कभी वो 30 होता है, अभी 1-2 दिन पहले वो 22.5 लाख हो गया था। तो हर तरह से परेशानियां आ रही हैं वैक्सीनेशन की। परंतु एक बात जो देखने में सामने आई है कि जो हमारी सेकेंड वेव का इन्फेक्शन काफी फैला, उसके बाद से जो लोगों के अंदर एंटीबॉडीज की रिपोर्ट आई है 60% की, तो वो थोड़ा सा ये देती है इंडिकेशन कि हम थर्ड वेव के इन्फेक्शन की सिवियरिटी वो कम हो जाएगी, वो उतनी नहीं होगी जो सेकेंड वेव में हुई। परंतु फिर भी लोगों को अपना बिहेवियर जो है बदलना पड़ेगा। देखिए, वैक्सीन लोगों के हाथ में नहीं है। वैक्सीन का मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं, हमारे पास 2 हैं। विदेशी कंपनियां वैक्सीन कब देंगी वो सरकार पे डिपेंड करता है। मैन्युफैक्चरर से ज्यादा वैक्सीन बनवाना वो भी सरकार पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें सरकार के फैक्टर्स है। पर जो हम बिल्कुल ठीक है डॉक्टर टंडन जी, आएंगे, वापस आएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के चर्चा हो रही है कि किस तरीके से चिंता जाहिर की जा रही है देश में, और हमारे साथ लगातार डॉक्टर आर एन टंडन जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आर एन टंडन जी, अभी जिस तरीके से आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि दरअसल भारत केवल 2 ही वैक्सीन पर डिपेंड करता है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, लेकिन इसके साथ ही स्पुतनिक वी या अन्य जो वैक्सीन हैं उनको लेकर के तमाम सारी चर्चाएं होती हैं कि उनको भी अप्रूवल मिल गया है, वो भी अब भारत में उपलब्ध हो पाएंगी। आखिर कहां पर कौन सी समस्या आ रही है कि जो अन्य वैक्सीन अभी भारत में नहीं आ पा रही हैं?
देखिए, जो स्पुतनिक की बात करें, स्पुतनिक भारत में आ गई थी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग किस लेवल पे चल रही है, कितना गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर दिया है, उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर देखा जाए प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे, तो स्पुतनिक का भी बहुत ही कम खबर सुनने में आती है कि स्पुतनिक वैक्सीन लग रही है। और कोविशील्ड और कोवैक्सीन का तो प्रोडक्शन जितना हो सकता है वो हो रहा है, और वो भी गवर्नमेंट जितना ऑर्डर देती है उसके हिसाब से प्रोडक्शन होती है। पर दूसरी वैक्सीन जैसे मॉडर्ना और फाइजर और इन सब के आने की उम्मीद थी कि ये आने वाली हैं, पर उनमें कुछ कोई अड़चने हैं, कोई परेशानियां हैं, जिसकी वजह से वो वैक्सीन जो है अभी तक सप्लाई नहीं हुई है, हमारे यहाँ नहीं आ पाई है। और जाइडस कैडिला की जिसकी वैक्सीन तैयार है, ऑलमोस्ट उसको परमिशन मिलने की देर है। और ये दोनों वैक्सीन, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे जाइडस कैडिला है, इन दोनों ने बच्चों के ऊपर भी ट्रायल्स किए हैं और उनकी भी रिपोर्ट रेडी होने वाली है। तो ये सब चीज़ें उम्मीद दिलाती हैं कि हमारे आने वाले महीनों में हमें जाइडस की वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। और जाइडस की वैक्सीन आ जाएगी तो हमारे देशवासियों के लिए एक ही अच्छी खबर होगी और उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वैक्सीन एक चीज़ ऐसी है जो आपको सिवियरिटी से बचा सकती है, आपको मोर्टेलिटी से बचा सकती है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बचा सकती है। और यही एक तरीका होगा अल्टीमेटली कि हम इस पेंडेमिक को कंट्रोल कर पाएंगे, जो विश्व भर में उम्मीद की जा रही है कि 2022 के मिड तक सारे 70% करीबन विश्व में वैक्सीनेशन। डॉक्टर आर.एन. टंडन जी, अक्सर अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो ये देखने को मिलता है कि घर में अगर किसी एक व्यक्ति को बुखार आ गया वो या उसको जुकाम हो गई तो देखा जाता है कि अन्य व्यक्ति भी उससे संक्रमित होने लगते हैं। तो इस दौरान में इसका क्या कारण हो सकता है कि ये ज्यादा तौर पे फैल रहा है? तो नहीं, देखिए, ज़्यादा तौर पे जहाँ फैल रहा है, जिस जगहों पे फैल रहा है, अभी हमारे देश से पहले तो सेकेंड वेव का खात्मा नहीं हुआ है। कोरोना अभी भी चलता जा रहा है और जिस स्पीड से वो कम होना शुरू हुआ था, 4 लाख से 50,000 तक आ गया था। 50,000 के बाद आज तक जो है नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए। वो 35 से लेकर 45 के बीच में लिंगर ऑन कर रहे हैं। एक दिन 45 होंगे, एक दिन 35 होंगे, एक दिन 38 होंगे। तो हमारे कुछ पार्ट हैं कंट्री के, जैसे सदर्न स्टेट्स हो गई, हमारा महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहाँ पे नंबर अभी भी जो है बढ़ रहे हैं। केरल में नंबर बढ़ता हुआ 9,000 पहुँच गया था, कम हो गया, वो फिर से 15-16,000 पहुँच गया था। महाराष्ट्र में 10,000 के नीचे चल रहा है काफ़ी लंबे समय। तो ये जो सब केसेस हैं वो ख़त्म नहीं हुए। और जो तरीके का परसेंटेज देखा जा रहा है कि जहाँ पर केसेस कुछ खत्म होते हैं एक जगह पे, वहाँ पे उतने केसेस बढ़ने लगे। तो कई 1-2 दिन तो ऐसा भी हुआ कि हमारे नंबर ऑफ नए केसेस जो थे वो ज्यादा थे और रिकवरी कम हो गई। तो ये सब चीजें चिंता की बात है और सबको समझ में आ रहा है कि ये केसेस हैं उन जगहों पे भी हो रहे हैं, जैसे कि विलेजेस में हो रहे हैं, जहाँ पे अभी प्रोटेक्शन की भी बात करें तो वहाँ मास्क के ऊपर कितना जोर दिया जा रहा है, वहाँ पे वैक्सीनेशन का कितना जोर दिया जा रहा है, क्योंकि 45% ऐसी जनता है जिसके पास वैक्सीनेशन का कोई भी प्रभाव या कोई भी अभी दिखाई भी नहीं पड़ रहा है कि वहाँ कैसे पहुंचेगा। तो जो हमारा इन्फेक्शन की वजह से एंटीबॉडीज लोगों में आ गई हैं, वही लोगों को प्रिवेंट कर रही है। परंतु अगर लोगों ने ये नहीं समझा, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हमारे को रिपोर्ट में है केसेस के वेरिएंट, नए वाले वेरिएंट जो हैं वो लोगों को दोबारा बीमार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल डॉक्टर साहब। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश के निचले कुमाऊं क्षेत्र के जिलों समेत नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार के लिए 25, 26 और 27 जुलाई को भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को उत्तरकाशी, चमोली, नैनीताल में तीव्र बौछार, बिजली की गर्जना, बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 25 जुलाई से भारी बारिश का सिलसिला प्रदेश के कई जिलों में शुरू होने की संभावना है और इसमें कुमाऊं के मैदानी जिलों समेत नैनीताल, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, गढ़वाल मंडल के देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश, तेज बौछार और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। बाकी जिलों में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट रहेगा। 27 जुलाई को भी राज्य के अनेक हिस्सों में
भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने इसी माह पहली बार भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और जिसके चलते पूरे राज्य में जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क किया गया है। संवेदनशील जगहों में मध्यम भूस्खलन, चट्टान गिरने, पर्वतीय क्षेत्रों में राजमार्ग अवरुद्ध होने, नदी नालों में अति प्रवाह, मैदानी क्षेत्रों में जल भराव और होने के अंदेशा जताया गया है। छोटी नदियों नालों के पास बस्तियों में रहने वालों को खास तौर पर सतर्क बरतने, सुरक्षित स्थानों पर जाने, यात्रियों से बरसात के दौरान यात्रा न करने, सड़क पर चलते समय सावधान रहने, आकाशीय बिजली गिरने को लेकर सुरक्षित ठिकानों पर ही रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिन मौसम के हिसाब से संवेदनशील रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक 2 अगस्त तक राज्य में एक बार फिर बारिश में तेजी देखने को मिल सकती है। खासकर 30 जुलाई से 5 अगस्त के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, संवाददाता देहरादून से। रोहित, जिस तरीके से लगातार भारी बारिश के रेड अलर्ट जारी किया गया है, सरकार की तरफ से क्या कदम अपनाए गए हैं और लोगों को जिस तरीके से अपील की जा रही है लोगों से कि वो सुरक्षित जगहों पर रहें, पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरीके से भूस्खलन हो रहे हैं वहां पर कैसे काम करा रही है सरकार? देखिए योगेश, अभी मुख्यमंत्री के पुष्कर धामी उत्तरकाशी का दौरा करके आए हैं। उत्तरकाशी में जो त्रासदी हुई थी वो बादल फटने से ही 3 लोगों की मौत हो गई थी। तो सरकार ने अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि मानसून सीजन उत्तराखंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहता है, तमाम सरकारों के लिए चुनौती के लिहाज से। तो उत्तराखंड सरकार ने इसको पूरी चुनौती के तौर पर तमाम जो जिम्मेदार महकमे हैं उनको अलर्ट रहने को कहा है। आपदा जो प्रबंधन विभाग है, जो सचिवालय में उसका मुख्यालय है, और जिला आपदा प्रबंधन केंद्र, इन सबको एक्टिव मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही ये कहा गया है कि उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र से जो भी मौसम के बुलेटिन जारी होते हैं उनको बहुत संजीदगी से लिया जाए। तो मौसम विभाग जो बुलेटिन जारी करता है वो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स को, SDRF को देता है, और साथ में SDRF जो है समन्वय बनाकर कम्युनिकेशन के द्वारा जिला प्रशासन जो संबंधित जिले के SDM होते हैं या आपदा प्रबंधन के अधिकारी होते हैं उनसे समन्वय बनाकर तमाम सूचनाएं प्रेषित करता है। और ये बताता है कि इन फला जिलों में मौसम खराब रहेगा, लिहाजा जो है व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो जाए। अभी अगर बात करें मौसम विभाग से जो पूर्वानुमान की बात करें तो कल 25 जुलाई और 26 जुलाई को प्रदेश में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। आज रात से ही मौसम में भारी बदलाव आएगा, क्योंकि 2-3 दिन टूट-फूट बरसात रही और भारी उमस रही है। और मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिन जो है यहाँ पर राज्य सरकार को अलर्ट रहने की जरूरत है। सरकार ने तमाम स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के उच्चाधिकारियों को इस बाबत जो है अलर्ट रहने का कह दिया है। और साथ में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने संबंधित तमाम प्रदेशों में तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को भी एक्टिव मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। और साथ में जो जिला प्रशासन है पहाड़ों पे और अन्य जगहों पे वो जो मलिन बस्ती हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में जो नदी के किनारे दुकान हैं, जिनके मकान हैं या जिनके मवेशी हैं, जिनके जानवर हैं, उन सबको ये अलर्ट कर दिया गया है। और समय समय पर अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि सभी लोग नदियों के किनारे जाने से बचे, जिनकी दुकानें हो वो दुकानें खाली करके सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जो नदी के क्षेत्र में जलागम क्षेत्र के आसपास जिनके गांव हैं वो फिलहाल कुछ समय के लिए थोड़ा उस क्षेत्र से दूर हो जाएं, क्योंकि भारी बारिश होने की संभावना है। और उत्तराखंड तो पहले से ही मौसम के लिहाज से और इस प्रकार की तमाम मानसून सीजन में आपदाएं आती रहती हैं, चाहे वो बादल फटने की घटना हो, लैंडस्लाइडिंग हो, बोल्डर गिरना पड़े, बड़े चट्टानों का गिरना। तो सरकार अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रही है ताकि ये 2 दिन जो चुनौतीपूर्ण रहेंगे 25 और 26 तारीख, इनमें कोई कैजुअलिटी ना हो पाए। रोहित, बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े और वो अधिकारियों को लगातार निर्देशित भी कर रहे हैं। लेकिन कल जिस तरीके से 2-3 जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि यात्री काफी परेशान हो रहे थे, भूस्खलन के चलते राजमार्ग बंद हो गए थे और यात्रियों का दर्द झलक रहा था। वो कह रहे थे कि सुबह से लेकर के दोपहर हो गई है, 3 बजने को है और 12 बजने को है, लेकिन उस दौरान तक जिस तरीके से एक जेसीबी वहां पर काम कर रही थी, तो यात्रियों का दर्द झलकते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि ऊंट के मुंह में जीरा समान उस तरीके से कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे में अधिकारी किस तरीके से सतर्क नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का पालन करते नजर आ रहे हैं?
जी देखिए योगेश, ये जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, कहीं पे रास्ते में फंस जाना, क्योंकि चट्टान अगर बारिश हुई, भूस्खलन हुआ तो चट्टान गिर गई, तो सरकार अपने स्तर से पूरा प्रयास करती है। इसमें जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती है, बीआरओ अपने माध्यम से जेसीबी लगाकर या अन्य उपकरण लगाकर उस स्थान पर उस चट्टान को या मलबे को हटाने का काम करती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में रोड बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं होती। हालांकि ऑल वेदर रोड के तहत काम चल रहे हैं तमाम जगहों पर, लेकिन फिलहाल कई जगह ऐसी हैं जहां पर रोड इतनी चौड़ी नहीं होती, तो वहां पर इक्का टुक्का जो जेसीबी के द्वारा ही उन भूस्खलन की मिट्टी को या फिर बोल्डर्स को, चट्टानों को हटाया जाता है। और सरकार लगातार प्रशासनिक अमले को ये निर्देश दे रही है कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, जो अपना टेस्ट करवा के आ रहे हैं, उनको किसी किस्म की कोई समस्या ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाए। और प्रशासन भी ये कोशिश कर रहा है कि जो टूरिस्ट उत्तराखंड घूमने आ रहे हैं उनको जान माल का नुकसान ना हो, वो भी सुरक्षित रास्ते से अपने गंतव्य तक जाए। तो ये प्रयास पूरे स्तर पर हो रहे हैं। हालांकि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से अलर्ट मोड में तमाम अधिकारियों को कर दिया गया है। लेकिन कुछ जगह से ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं कि लापरवाही की, जहां पर सरकार लगातार लोगों से अपील करती है लेकिन लोगों को उसका फर्क नहीं पड़ता है, और जब वो मुसीबत में फंस जाते हैं तो उसके बाद सरकार को कोसने का काम करते हैं। बिल्कुल योगेश, ऐसी घटनाएं होती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे ग्रामीण इलाके हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जो नदी जिनके मकान हैं, प्रशासन लगातार अनाउंसमेंट करता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा भी, एसडीआरएफ के द्वारा भी, डीएम के प्रशासनिक अमले के द्वारा भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, और जब बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है तो फिर सरकार का मुंह देखने लगते हैं। तो ये समस्याएं आती हैं, लेकिन प्रशासन इस बार अलर्ट है। प्रशासन यदि कोई दोबारा या तिबारा मॉनिटरिंग कर रहा है चीजों की, अगर कोई अपने गंतव्य स्थान से वहां से नहीं हटता, तो प्रशासन जबरदस्ती उनको हटाने का प्रयास कर रहा है, ताकि वो सुरक्षित स्थान पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, संवाददाता हैं देहरादून से। और रुक करेंगे अब अगली खबर का। राजस्थान में फिर सियासत गरमाने जा रही है। दरअसल कांग्रेस के संगठन महामंत्री वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जयपुर आएंगे। वहीं राजस्थान में अब कांग्रेस हाईकमान जल्द मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और संगठनात्मक नियुक्तियों का काम खत्म करने की कवायद में है। सचिन पायलट खेमे की मांगों का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। पायलट खेमे से 3 या इससे ज्यादा विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। किसी खेमे से कितने मंत्री बनेंगे ये आला कमान तय करेगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के मंत्रिमंडल, राजनीतिक नियुक्तियों और ग्रास रूट स्तर पर कांग्रेस संगठन में भागीदारी देने के शेयरिंग फार्मूला तैयार हो रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार की अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन इस महीने के अंत तक या अगस्त के शुरू में फेरबदल विस्तार हो सकता है। विस्तार से पहले सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस हाईकमान और वरिष्ठ नेताओं से मिलने दिल्ली जा सकते हैं। पहले गहलोत का शनिवार को दिल्ली जाने की चर्चा थी, लेकिन बताया जाता है कि सीएम ने अचानक अपना प्लान बदल दिया। अब मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियों पर चर्चा करने गहलोत के कांग्रेस हाईकमान के पास जाने का इंतजार है। प्रभारी अजय माकन हाईकमान का मैसेज लेकर गहलोत से दोबारा मिल सकते हैं। राजस्थान में अभी सीएम के अलावा 20 मंत्री हैं। प्रदेश में कुल 30 मंत्री बन सकते हैं। इस लिहाज से 9 जगहें अभी खाली हैं और इन 9 जगहों के लिए कांग्रेस के दोनों खेमों में करीब 40 से ज्यादा दावेदार हैं। सचिन पायलट गुट अपने लिए जितने मंत्री चाह रहा है उस पर पहले सीएम गहलोत तैयार नहीं थे। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी के पीछे गहलोत का सहमत नहीं होना है। माना जाता है कि अशोक गहलोत पायलट कैंप को उसके विधायकों के हिसाब से ही मंत्री बनाने के फार्मूले पर जोर दे रहे हैं, जबकि पायलट ग्रुप पहले से ज्यादा मंत्री बनाने की मांग कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।